ये कंपनी एक बड़े से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर अपना प्राइवेट प्लेस बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उसी फॉरेस्ट के अंदर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और एंशिएंट इंसान रहते हैं और वो सारे खतरनाक इंसान कंपनी के वर्कर्स को काट काट कर मारने लग जाते। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के एक बड़े से फॉरेस्ट को दिखाते हुए। ये फॉरेस्ट काफी लंबे पैमाने पर फैला हुआ था और जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक फॉरेस्ट मौजूद होते हैं, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन की एक कंपनी होती है जिसने फॉरेस्ट का एक बड़ा सा इलाका ओन कर लिया था, यानी वो उस जगह पर मौजूद सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु को हटाकर अपनी प्राइवेट चीजें वहाँ पर बनाना चाहते हैं। अब भले ही कंपनी ये सारी चीजें लीगल तरीके से कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो एनिमल राइट्स और नेचर के साथ होते हैं वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीजें यहाँ पर बने। नेचर की चीजों को इस तरीके से बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। अब वो कंपनी जोरों शोरों से अपना काम चालू कर देती है ताकि यहाँ के पेड़ काट दिए जाए। हमें अब यहाँ एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में जस्टिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। जस्टिन जो पढ़ाई लिखाई में काफी ब्राइट स्टूडेंट थी, उसे तो एंड्रयू नाम के अपने ही एक साथी पर क्रश हो गया था। कैसे भी करके वो चाहती थी कि वो उसके क्लोज आ जाए और उससे रिलेशनशिप बनाए, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि कारा नाम की उसकी एक और फ्रेंड एंड्रयू को पसंद करती थी। कारा तो हमेशा एंड्रयू के पास ही घूमती रहती जैसे कि उसकी कोई चेली हो। अब यहाँ पर एंड्रयू जॉन नाम के अपने एक साथी को भेजता है ताकि वो कुछ मेंबर्स को इकट्ठा कर ले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। उसे कुछ लोगों की जरूरत थी अपनी आवाज उठाने के लिए, इसीलिए अब जॉन कई लोगों को इकट्ठा करते हुए जस्टिन के भी पास पहुंच गया और उसे एंड्रयू के उस मीटिंग के बारे में बताया। जस्टिन तो यहाँ एंड्रयू का नाम सुनते ही उस चीज को हाँ कर देती है, यानी वो उस मीटिंग में आएगी जहाँ पर एंड्रयू सभी को बुलाना चाहता है। अब घर पहुंचने के बाद जस्टिन अपने फादर के साथ डिनर कर रही थी। उसके फादर तो एक बहुत ही बड़े लॉयर थे। वो चाहते थे कि जस्टिन भी लॉयर की पढ़ाई करे, लेकिन जस्टिन को बिल्कुल भी इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था। शाम होने पर सभी लोग और जस्टिन भी पहुंच जाती है एंड्रयू के बताए गए मीटिंग प्लेस पर, जहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी से डिस्कस कर रहा था। एंड्रयू ने तो अब एक कंपनी के बारे में बताया जो उसी फॉरेस्ट को तोड़ना चाहती है। वो तो उस जगह पर अपने प्राइवेट पास और मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करना चाहते थे, और यहाँ एंड्रयू जो एनिमल राइट्स और नेचर के साथ रहने वाला आदमी है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये पॉसिबल हो। अगर फॉरेस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया तो एनिमल्स और नेचर का बहुत ही नुकसान होगा। इसीलिए एंड्रयू ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है ताकि वो उसे सपोर्ट कर सके। वो अगर ट्राई करे तो इस कंपनी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया जा सकता है। एंड्रयू ने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि वो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है। उसने अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर दी है और अगर जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा वो उन पर हमला करा देते। तो ऑब्वियस बात है कि उन्हें ये काम बहुत ही चोरी चुपके से करना होगा। उन सभी को पूरी दुनिया के सामने इस कंपनी की सच्चाई सामने लानी ही होगी। सभी लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। तभी जस्टिन कुछ ऊट पटांग पूछ लेती है और कहती है कि कंपनी वाले फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके कुछ मॉडर्न चीजें बनाएंगे जिससे कि मॉडर्नाइजेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। अब ये चीजें सुनकर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं। एंड्रयू भी अब यहाँ बहुत गुस्सा हो गया था और जस्टिन को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जस्टिन बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई और उससे लगा कि उसने गलत ही बात कह दी है। आखिर वो सब नेचर को बचाना चाहते हैं तो मॉडर्नाइजेशन का इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगले दिन जस्टिन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एंड्रयू के पास जाकर माफी मांगती है। वो कहने लगी कि वो भी अब तुम्हारे साथ है और पूरा सपोर्ट करेगी। सिर्फ अब लगातार उन्हें कुछ ऑप्शन ढूंढने होंगे जिससे कि पता चल सके कि ये कंपनी फर्जी है। अब बहुत सोचने के बाद एंड्रयू वापस से मीटिंग अरेंज करता है और बताता है कि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान मौजूद है। उसने कहा कि फॉरेस्ट के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। फॉरेस्ट की डेंसिटी के कारण वो बिल्कुल भी इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते कम्युनिकेशन का। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन रहेगा कि वो सैटेलाइट रेडियो का यूज करे। उससे वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे किसी भी लोकेशन पर रहे। और एंड्रयू की टीम पूरी तरीके से उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगी जो वो कंपनी कर रही है। हम उस समय कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव करेंगे और इस कंपनी द्वारा की जाने वाली चीजों को पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे। अगर ये प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा तो शायद ये काम भी रुक जाए। सभी को एंड्रयू द्वारा बनाया गया ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अब सभी लोग एग्री करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो उस जगह पर जाएंगे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जल्द से जल्द अब सभी पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस जगह पर निकलने के लिए। जस्टिन ने तो अपने फादर से झूठ कह दिया था कि वो अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कहीं दूर जा रही है। अब सभी के तैयार होने पर स्टीव नाम का एक आदमी आता है जो कि काफी अमीर था। एंड्रयू ने बताया कि स्टीव भी इस पूरी रिसर्च का खर्चा उठाने वाला है। शुरुआत में जस्टिन को स्टीव के ऊपर थोड़ा सा शक होता है क्योंकि इसमें स्टीव को बिल्कुल फायदा नहीं है, तो वो इस पूरे प्रोसेस को फंडिंग क्यों कर रहा है। खैर इन चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अमेज़न के जंगलों की तरफ। कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार वो लोकल एरिया में उतरते हैं और वहाँ से छोटी छोटी बग्गियों की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। शायद उन्हें लग रहा था कि उनका सफर एकदम सेफ होगा, पर उन्हें क्या पता कि जिस फॉरेस्ट को वो लोग बचाना चाहते हैं उसके अंदर एक खतरनाक और मिस्टीरियस चीजें छुपी हुई है।
एंड्रयू ने तो अपनी टीम के लिए कई सारे कॉस्ट्यूम लाए थे जिसे वो पहनकर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते। कारा ने अपने साथ कई सारे जंजीर कैरी किए थे जिससे कि प्रोटेस्ट करते दौरान कई सारे मिलिट्री फोर्सेस अगर यहाँ पर आई तो वो उन्हें जल्द से जल्द हटा ना सके, क्योंकि उन सभी की बॉडी पेड़ों से बंधी हुई होगी इन जंजीरों से। इससे ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक प्रोटेस्ट कर पाएंगे उन सोल्जर्स के आने के बाद भी। ये प्लान अच्छी तरीके से सभी को समझा दिया जाता है और वो लोग फॉरेस्ट वाले इलाके के एकदम सामने खड़े थे। तुरंत ही हर एक लोगों ने जंजीरों की मदद से अपने आप को पेड़ों से बांध लिया। सभी लोग एकदम एक्साइटेड लग रहे थे इस प्रोटेस्ट के लिए और एंड्रयू ने तो वीडियो शूटिंग भी चालू कर दी थी जो एकदम लाइव था, यानी पूरे सोशल मीडिया पर सभी लोग इसे देख सकते थे। जैसे जैसे कुछ घंटे बीते सभी लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा। अब इस बात है कि कंपनी अपना नुकसान नहीं कराना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिसर्स भेज दिए इन सभी लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। मिलिट्री फोर्सेस की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को गन पॉइंट लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस तरीके से उन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि वो जंजीरों से बंधे हुए थे। यानी एंड्रयू द्वारा बनाया गया ये प्लान काम कर रहा होता है। एंड्रयू लगातार अपनी मोबाइल की मदद से लाइव करते जा रहा था जिससे जो भी ऑडियंस इसे देखती उन्हें सच्चाई पता चलता कि ये कंपनी क्या करने जा रही है। ऑफिसर जितने हो सके उतना दम लगा रहे थे उन सभी को निकालने में, पर यहाँ लकीली जस्टिन की जंजीर खुल जाती है। एक ऑफिसर तो जस्टिन को बाहर निकालकर उसके ऊपर गन पॉइंट भी कर देता है। वो उन सभी को धमकी देने लगा कि तुम अगर बंद नहीं करोगे तो इस लड़की को गोली मार दी जाएगी। जस्टिन जो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है वो एंड्रयू से मदद मांगने लगी, पर यहाँ एंड्रयू जिसने की मास्क पहना हुआ था और अभी भी लाइव कर रहा था, उसने ऑफिसर को साफ कह दिया कि तुम इस लड़की को मार दो, लेकिन इसके फादर बहुत ही बड़े लॉयर है तो तुम सभी को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जस्टिन ये सुनकर एकदम चौंक गई कि एंड्रयू उसके बारे में ये सोचता है इस क्रिटिकल कंडीशन में। अगर एंड्रयू अच्छा दोस्त होता तो ये बातें बिल्कुल नहीं करता। वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर्स मजबूर हो जाते हैं उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आता है। उस कॉल पर सारे ऑफिसर्स को यही कहा गया कि तुम पीछे हट जाओ, यानी कि ऑफिसर्स एंड्रयू और उसकी पूरी टीम को ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकते। सारी चीजें लाइव हो रही थी और ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए खराब हो सकता है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन स्टीव वहाँ पर आकर कई सारे डॉलर्स उन्हें दे देता है जिसके बदले उन सभी को छुड़ा लिया गया था। अब सोशल मीडिया पर ये पूरा केस ट्रेंडिंग चल रहा होता है। सभी लोग अगेंस्ट थे कि यहाँ पर कंपनी अपना काम नहीं कर सकती, फॉरेस्ट और नेचर जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए। तो अब ऑफिसर्स के हिरासत से छूटने के बाद सभी अपने प्राइवेट प्लेन में होते हैं और वो इस पूरी जीत को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अब वो सब बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और चारों तरफ उनके ही बारे में बातचीत हो रही है। उन्होंने तो गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होने पर मजबूर कर दिया है और अभी अभी उन्होंने न्यूज देखी होती है कि कंपनी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके अपनी मॉडर्नाइजेशन नहीं अप्लाई करेगी, यानी वो सब इस पूरी लड़ाई को जीत चुके हैं। एंड्रयू और उसकी पूरी टीम काफी मजे से सेलिब्रेट करते हैं, पर यहाँ जस्टिन बहुत ही गुस्सा होकर बैठी थी। सबसे बुरा जस्टिन को उस बात का लग रहा था कि इन लोगों ने उसका यूज किया। अगर उस कंडीशन में ऑफिसर उसे गोली मार देते तो शायद कोई बचाने भी नहीं आता। जस्टिन की नाराजगी शायद ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली थी। थोड़ी देर में ही जब वो प्राइवेट जेट में होते हैं तो उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई। ये खराबी इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पायलट भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। प्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लग जाती है। वो तो बहुत बुरी तरीके से अमेज़न के फॉरेस्ट में ही क्रैश लैंड हो गई। अब कुछ मोमेंट के बाद दिखाया गया कि बेचारा पायलट और स्टीव दोनों ही मारे जा चुके हैं। बाकी लोग जो बचे हैं उन्हें बहुत चोट लगी है। सभी लोग तो इस अनएक्सपेक्टेड हादसे से एकदम चौंक गए थे। उन सभी को नहीं पता कि वो अमेज़न फॉरेस्ट के कितनी ज्यादा अंदर है और इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि उनका प्राइवेट व्हीकल तो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। डैनी नाम का एक आदमी जो काफी घायल था वो अपने रेडियो फोन को ढूंढ रहा होता है। वो चाहता था कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया जाए ताकि वो यहाँ पर उसे बचाने आ जाए। कारा, जस्टिन, एंड्रयू, जॉन और कई सारे लोग जो बचे हुए थे वो एक साथ आते हैं, पर अचानक उन सभी ने नोटिस किया कि पेड़ पौधे हिल रहे हैं। इसे वो सभी इत्तेफाक मान रहे थे, इसीलिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अब यहाँ कारा जब एंड्रयू का नाम पुकारते हुए उसके पास आती है तो पता चला कि अगले ही मोमेंट में एक नुकीला तीर सीधा आकर कारा के बॉडी में लग गया है। कारा बेचारी एक शॉट में ही वहीं पर मर जाती है। एंड्रयू तो कारा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी नुकीली तीर भी आकर उसे जान से मार देती है। उन सभी को इतना तो समझ गया कि शायद आसपास कुछ आदिवासी कबीले हो सकते हैं और वो कबीले वाले बिल्कुल खुश नहीं होंगे कि वो बिना बताए उनके एरिया में एंटर कर गए। सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे और हमें कुछ आदिवासी वहाँ पर दिखाए गए। उन आदिवासियों ने तो जल्द से जल्द बाकी बचे हुए लोगों को बेहोश कर दिया और बांधकर अपने नाव पर बिठाकर अपने कबीले में लेकर जाने लगे। ये कबीला बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी पर लाल कलर लगाए थे।
एंड्रयू की टीम ये समझ चुकी थी कि वो सब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी पूरी टीम जो पकड़ में आ चुकी थी उन्हें कबीले में लाया गया। वो कबीला काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और इनके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं होता। उस जगह पर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा थी और आइडिया नहीं कि ये सारे आदिवासी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये हो जाती है जब उन्होंने देखा कि कई सारी इंसानों की डेड बॉडीज उस जगह पर बुरी तरीके से काट कर लटकाई गई है। यानी इससे क्लियर होता है कि ये आदिवासी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शायद ये उन सभी पर हमला करके उन्हें मारना चाहते हैं। कुछ मोमेंट बाद उस जगह पर उन आदिवासियों की एक फीमेल लीडर आती है। उस लीडर ने तो अपनी बॉडी पर पीला कलर किया था, ये शायद इसलिए ताकि वो सभी से अलग दिखाई दे। वो लीडर उस जगह पर पहुंचकर अपने आदिवासी साथियों को कुछ इशारा करती है अपने भाषा में। सभी समझ गए थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। एंड्रयू और उसके साथियों को तो सबसे पहले लकड़ी के एक जेल में बंद कर दिया गया। पता नहीं वो सब आदिवासी क्या प्लान कर रहे हैं और आखिरकार उन्हें बचाने के लिए कोई आएगा भी कि नहीं। तभी अचानक जस्टिन, एंड्रयू और उसके कुछ साथियों ने नोटिस किया कि जॉन तो उनके साथ है ही नहीं। पता चला कि जॉन को उन आदिवासियों ने पकड़ कर रखा है बाहर की तरफ। वो तो उसे लेटा रहे थे और कुछ अजीब सा लिक्विड पिला देते हैं। इससे होता ये है कि जॉन अगले ही मोमेंट में एकदम बेहोश हो गया। आदिवासियों के साथ उनकी लीडर भी जॉन के पास आती है और कुछ रिचुअल करने लगती है। उसके मुंह से कुछ अजीब से वर्ड निकल रहे थे जिसके ऊपर आदिवासी रिएक्ट करते हैं। और अब इतनी बुरी तरीके से उस लीडर ने जॉन के ऊपर हमला किया जिससे कि उसके साथी देखकर स्तब्ध रह गए। वो तो जिंदा ही जॉन की बॉडी में से कई सारी चीजें बाहर निकालने लगे। इनफैक्ट वो तो पकाए बिना ही डायरेक्टली सारी चीजें खाने लग जाते। जॉन तो मर चुका होता है, लेकिन ये नजारा इतना खौफनाक था कि कोई भी देख कर डर जाए। जस्टिन और एंड्रयू को भी ये समझ चुका था कि ये सभी आदिवासी आदमखोर हैं। ये इंसानों को पकड़ते हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। बेचारा जॉन तो मर चुका है, शायद नेक्स्ट बारी उन सभी की होगी और एक एक करके उन्हें वो मारते रहेंगे जब तक सभी लोग खत्म ना हो जाए। उन सभी आदिवासियों का भी आज का रिचुअल कंप्लीट हो चुका था तो वो सोने के लिए चले जाते हैं। बेचारे एंड्रयू के साथी अभी भी उस लकड़ी के जेल में बंद हैं। शायद उनके पास अपनी मौत का वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। अब रात के समय जस्टिन तो लगातार गुस्सा होकर कहने लगी कि अगर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं आते तो शायद ये सारी चीजें कभी होती ही नहीं। हम शहर के अंदर अपने अपने लाइफ में बिजी रहते। पर यहाँ एंड्रयू को एक सच्चाई पता थी जो उन सभी से रिवील करने लगता है। एंड्रयू ने कहा कि जिस तरीके से प्लान बनाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल बात ये थी कि उस कंपनी ने खुद ये प्लान बनाया था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। एक्चुअल में एंड्रयू और उसकी टीम ने जो प्रोटेस्ट किया है उसमें वो कभी कामयाब ही नहीं हुए थे। वो तो सिर्फ एक दिखावा था ताकि पीछे जो बड़ी कंपनी मौजूद है वो उसके बाद वापस से आकर अपना काम शुरू कर सके। यानी हो सकता है कि उनके जाने के बाद कंपनी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू भी कर चुकी होगी। एंड्रयू और स्टीव को इसके बदले काफी पैसे मिले थे और तो और एंड्रयू को फेमस भी होना था, जो कि वो हो भी गया। लेकिन जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ ये अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से यहाँ फंस जाएंगे। जस्टिन और बाकियों को एंड्रयू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर अब एंड्रयू भी क्या कर सकता था, वो बुरी तरीके से फंस चुके थे। उनका ना तो रेडियो सिग्नल कनेक्ट हो रहा है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम को वो बता कर आए। और जिस तरीके से जॉन की मृत्यु हुई है शायद उनका भी अंत वैसे ही होने वाला है। अब यहाँ अगर इस तरीके की खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए और हमारी चारों तरफ ऐसे आदिवासी हो जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें तो ये नहीं दिखाना है कि आप एकदम तंदुरुस्त हो। कोई भी आदिवासी या फिर जानवर अपने शिकार को देखकर सेंस कर लेता है कि वो बीमार है कि नहीं। अगर उसका शिकार बीमार होगा तो वो उसे खाते भी नहीं थे। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि वो सारे आदिवासी हमारा शिकार ना करे तो हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को बीमार करना होगा या फिर बीमार दिखाना होगा। अब यहाँ वैसे फॉरेस्ट में बीमार होने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर उस जगह पर कोई गंदा पानी या फिर कीचड़ है तो उसे पीने पर आप तुरंत ही बीमार पड़ सकते हो। हमें इस तरीके से दिखाना है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा जल रही है, हमें अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं और अगर कोई हमारे पास भी आएगा तो उसे भी वो बीमारी हो जाएगी। कई सारे रिसर्च में ये नोटिस किया गया है कि ऐसे आदिवासियों और जानवरों की शिकार करने की टेक्निक सेम होती है। उनका शिकार अगर तंदुरुस्त नहीं होगा तो वो उसे मारने के बाद भी खाते नहीं थे। यानी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में सबसे ज्यादा बीमार होना ही हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अगर ये प्लान काम करता है तो उसके बाद रात के समय कोई अच्छा मौका देखकर वहाँ से भाग जाइए, क्योंकि वो सभी आदिवासी है, बेवकूफ नहीं। हो सकता है कि उनका मूड कभी भी चेंज हो जाए। पर यहाँ एंड्रयू एक और बात बता रहा था कि कुछ दिनों के अंदर वो कंपनी शायद अपना काम चालू कर देगी। पर एंड्रयू खुश होता है कि कुछ समय के लिए वो सेफ है, क्योंकि कुछ दिनों तक वो जॉन की बॉडी खाने में बिजी रहेंगे। अब एंड्रयू के मुंह से इतनी बेकार बातें सुनने के बाद जस्टिन और बाकी लोग उस पर गुस्सा करने लगे। एंड्रयू दिखाता अपने आप को एकदम सीधा साधा है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेकार होगा किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जस्टिन को ये भी रियलाइज हो गया कि जानबूझकर एंड्रयू ने उसे टीम में शामिल किया था। उन्हें पता होता है कि जस्टिन एक बड़े लॉयर की बेटी है और कहीं न कहीं ये डिसीजन प्रोटेस्ट में काम आया भी।
जस्टिन को तो एंड्रयू से नफरत होने लगी थी, पर फिलहाल वो पूरा फोकस कर रहे थे यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए। सुबह होने पर तो आदिवासियों के कुछ बच्चे उनके पास आकर उन्हें जगा रहे होते हैं। जस्टिन तो अपने पेंडेंट्स में से एक आवाज निकालने लगी जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे, पर पता चला कि थोड़ी देर में वहाँ पर आदिवासियों का मेन लीडर आ चुका है। वो लीडर तो अब जल्द से जल्द जितनी भी उस ग्रुप में लड़कियां मौजूद थी उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। जस्टिन, लिन और सैम तीनों को उस जगह पर लेकर जाया गया। सबसे पहले तो वो फीमेल लीडर ये चेक करने लगी कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा शुद्ध कौन है। बाद में जाकर ये पाया गया कि जस्टिन ही सबसे ज्यादा शुद्ध है, यानी कि लिन और सैम को वापस जेल में भेजा जाने लगा और जस्टिन को तो वो कुछ रिचुअल के लिए अपने पास रख लेते हैं। पर यहाँ सैम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस जगह पर एक सेकंड भी रहे। अच्छी बात हुई कि उसे नदी के पास एक नाव दिखाई देती है। वो चाहती थी कि उसके अंदर बैठकर वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन उस जगह के थोड़ी ही दूरी पर एक आदिवासी खड़ा हुआ था जो निगरानी रख रहा था। सैम ने तो अब तुरंत ही डैनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो तो अपने एक रेडियो को ऑन करके दूसरी तरफ फेंक देता है जिससे कि उस आदिवासी का ध्यान भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर सैम भागती हुई उस नाव के अंदर चली जाती है। उसने डिसाइड किया था कि कुछ देर तक वो छुपी रहेगी और जब रात का समय होगा तो वो आगे निकल जाएगी। कुछ देर तक जस्टिन पर रिचुअल करने के बाद उसे वापस से जेल में भेजा गया। उसकी बॉडी पर तो कई सारे निशान बनाए गए थे और उसे बिल्कुल याद नहीं कि क्या हुआ। थोड़ी देर में ही उन सभी कैदियों को खाने के लिए कुछ दिया जाता है। एंड्रयू कहने लगा कि ये मांस शायद सुअर का है। कुछ दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता तो वो सभी बिना कुछ सोचे समझे उसे खाते रहते हैं। बेचारी लिन जो कि वेजिटेरियन थी फिर भी उसे नॉनवेज खाना पड़ता है। अब धीरे धीरे जब वो मांस को खा रहे थे तो लिन ने देखा कि जिसे वो खा रहे हैं उस पर एक टैटू बना हुआ है और ऐसा ही सेम टैटू सैम की बॉडी पर था। थोड़ी ही दूरी पर कुछ बच्चे भी खेल रहे होते हैं जो उसी टैटू को अपने बॉडी पर लगाकर मस्ती कर रहे थे। इससे जस्टिन, लिन और सभी लोग समझ गए कि शायद उन्होंने सैम को बुरी तरीके से मार दिया है और जो वो खा रहे हैं वो सैम के ही बॉडी पार्ट्स थे। लिन को तो जल्द से जल्द उल्टी आ जाती है और वो ये सारी चीजें सह नहीं पा रही थी। तुरंत ही लिन ने एक नुकीला धारदार वेपन लिया और अपने आप को मार दिया। उसे तो तड़पने से अच्छा यही करना सही लगा। बाकी लोग लिन को देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते और अब ये बात क्लियर थी कि वो आदिवासी यहाँ आकर लिन को भी लेकर जाएंगे। तभी एंड्रयू और जस्टिन मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनके पास एक नशीली दवा थी। उस नशीली दवा को उन्होंने जल्द से जल्द लिन को खिला दिया ताकि वो दवा उसकी पूरे बॉडी में फैल जाए। थोड़ी देर में आदिवासी वहां आकर लिन को लेकर चले जाते हैं। वो लिन को खाने के बाद जब पूरी दवा उन आदिवासियों की बॉडी में जाती है तो वो नशे में हो गए। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। सभी आदिवासी एकदम अपना डेली रूटीन का काम छोड़कर कहीं और ही बिजी रहते हैं। यानी ये परफेक्ट मौका मिल गया जस्टिन और उसकी पूरी टीम को ताकि वो यहाँ से जल्द जान बचाकर भाग सके। उन्होंने उस जेल को ओपन किया और जल्द से जल्द वहाँ से निकलने लगे। जस्टिन और डैनी सबसे पहले बाहर तो निकलते हैं, लेकिन एंड्रयू ने पता नहीं क्यों ल्यूक को वहीं पर बंद कर दिया था। ये इसलिए क्योंकि ल्यूक चाहता था कि आदिवासी जब यहाँ पर आए तो वो ल्यूक को पकड़ने में बिजी हो जाए। इससे उन सभी को भागने का मौका मिलेगा। जस्टिन और डैनी इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो एंड्रयू को छोड़कर फॉरेस्ट में चले जाते। थोड़ी देर बाद जब बेहोश पड़ा हुआ ल्यूक अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वही आदिवासी थे। अभी भी उनके ऊपर ड्रग का असर खत्म नहीं हुआ था। ल्यूक तो बेचारा उन सभी को बेवकूफ समझकर उनसे मजाक करने का ट्राई करता है, लेकिन ये उसके ऊपर भारी पड़ गया। सभी आदिवासी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ल्यूक को मारने के लिए। ल्यूक अपनी जान बचाकर भागता भी है, लेकिन पूरा कबीला उसे छोड़ने नहीं वाला था। जल्द से जल्द वो उसे पकड़कर इतना टॉर्चर करते हैं कि उसकी जान ही निकल गई। अब दूसरी तरफ जस्टिन और डैनी फॉरेस्ट के काफी अंदर तक पहुंच गए थे। ट्रेवल करते हुए उन्हें कुछ धुआं दिखाई देता है जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था, इसीलिए वो दोनों उसी जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जस्टिन पानी में गिर गई और वहां का बहाव काफी तेज था। डैनी कैसे भी करके जस्टिन को निकालता है और वो दोनों प्लेन क्रैश वाली जगह पर पहुंचकर एकदम शॉक हो जाते हैं। बात ये थी कि प्लेन क्रैश में जितने भी लोग मरे थे आदिवासियों ने उन्हें पूरा लटका दिया था। वो जगह तो एकदम हेल जैसी लग रही होती है। अचानक उस जगह पर कारा का मोबाइल बजने लगा, इसीलिए जस्टिन उसे ढूंढने लगती है। जस्टिन को मोबाइल तो मिल गया था, लेकिन उस आवाज से आदिवासी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तो तुरंत ही उन दोनों को बेहोश कर दिया था। जस्टिन और डैनी को बहुत बुरी तरीके से वापस से कबीले में लेकर आया गया। अब ये बात तो क्लियर थी कि आदिवासी इन दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जस्टिन अपनी आंखें खोलती है तो उसके ऊपर फिर से रिचुअल चालू कर दिए गए। उसके पूरी बॉडी पर कुछ तो लिक्विड लगाए जा रहे थे और अजीब से निशान बना देते। वो आदिवासी जो कुछ भी जस्टिन के साथ कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसने उसे कुछ चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन वही दूसरी तरफ बेचारे डैनी को बांध कर रखा गया था। एक आदिवासी तो उसके बॉडी पार्ट्स पर मारकर उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है। बेचारा डैनी कुछ कर भी नहीं पाता
और वहां से तो वो भाग भी नहीं पाएगा। उसके पास तो टॉर्चर होने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। डैनी को इतना ज्यादा मारने के बाद वो उसकी बॉडी पर कुछ चिपचिपा लिक्विड लगाने लगा। थोड़ी देर तक तो वो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ मीठा सॉल्यूशन है और उसी सॉल्यूशन को देखते हुए कई सारी बड़ी बड़ी चींटियां उसके बॉडी पर आकर उसे खाने लगी। डैनी को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो बयां भी नहीं कर सकता। उसकी आवाजें तो पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही थी और लगता है कि आदिवासी उसे एक तरीके से सजा दे रहे हैं यहाँ से भागने के लिए। वो सभी आदिवासी उन्हें टॉर्चर करते हुए इकट्ठा हो जाते हैं और अपने भाषा में कुछ कहने लगते हैं। सामने की तरफ उनके मेल लीडर और फीमेल लीडर थी जो एक अजीब से लैंग्वेज में कहते हैं और उसका साफ मतलब था कि वो हमला करने के लिए तैयार है। उस फीमेल लीडर की नजर तो डायरेक्ट जस्टिन पर गई और वो चाहती थी कि वो उसके पास जाकर कुछ करे, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाती वहां पर उनका एक साथी आ जाता है। उस साथी ने तो एक वर्कर को मार दिया था जो इस जगह पर कंपनी के लिए काम करते थे और वो साफ कहता है कि वो सभी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये बातें शायद आदिवासियों को पहले से पता थी कि वो कंपनी के सोल्जर्स और एम्प्लॉइज यहाँ पर आने वाले और कहीं न कहीं वो जस्टिन और उसके साथियों को भी वो वर्कर ही समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को बुरी तरीके से मारा। और अब बारी थी उन बाकी वर्कर्स की जो अंदर घुसते जा रहे हैं। दोनों ही लीडर्स ने अपने आदिवासियों को मोटिवेट किया और नुकीले हथियार लेकर निकल पड़े उनसे मुकाबला करने के लिए। एक बड़ी आबादी में आदिवासियों का झुंड चल पड़ा होता है एक बड़ी फाइट के लिए। एक तरफ होंगे खतरनाक सोल्जर्स जिनके पास हथियार हैं और वहीं दूसरी तरफ ये सारे एंशिएंट आदिवासी जो उन्हें पकड़कर शायद पूरी तरीके से खा जाएंगे। अच्छी बात थी कि वो पूरा कबीला ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ बच्चे वहां पर होते हैं जो घूम रहे थे। जस्टिन को तो उस जगह पर बांध कर रखा गया था, लेकिन एक आदिवासी लड़का उसके पास आ जाता है। ये वही लड़का था जो सुबह सुबह आकर जस्टिन से मिला करता है। जस्टिन ने उससे अच्छे से बात की तो इसीलिए शायद वो उससे कंफर्टेबल हो गया था। जस्टिन का चेहरा देखकर वो बच्चा कैसे भी करके उसे आजाद कर देता है। साथ ही साथ उसने इशारा किया कि इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता उसे पता है, तो वो उसे फॉलो करे और लगातार यहाँ से निकल जाए। जस्टिन बहुत ही ज्यादा उसका शुक्रिया अदा करती है और निकल पड़ती। रास्ते में जस्टिन ने ये देखा कि सामने की तरफ जेल के अंदर एंड्रयू कैद है, यानी एंड्रयू भाग ही नहीं पाया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया था। एंड्रयू उससे रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी जस्टिन उसे बचा ले, पर जस्टिन को एक्चुअल सच्चाई पता थी कि ये कितना ज्यादा बेकार आदमी है। वो बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं जाती और अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट में निकल पड़ती है। आदिवासी लड़का जस्टिन को आगे लेकर तो जा रहा था, लेकिन एक और आदिवासी लड़की थी जिसने उन्हें देख लिया। वो अपने कुछ साथियों को इसका इशारा कर देती है, इसीलिए कई सारे लोग उसे पकड़ने के लिए चले गए। जस्टिन भी ये देख चुकी थी, इसीलिए वो भागने की स्पीड काफी तेज कर देती है। उस लड़के ने जस्टिन को सीधा रास्ता बता दिया और अब वो उसी फॉलो करते हुए आगे निकल गए। वो बाकी आदिवासी जो उसका पीछा कर रहे थे वो भी उस जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर एक खतरनाक जैगवार दिखाई दिया जो हो सकता है कि जस्टिन पर हमला करके वो खुद ही उसे मार दे। इसीलिए वो सारे खतरनाक आदिवासी वापस अपने कबीले की तरफ मुड़ जाते हैं। जस्टिन जब भागते हुए उस पॉइंट पर आ जाती है जहाँ पर वो जैगवार उसका वेट कर रहा था, तो वो सबसे पहले तो काफी डर गई, लेकिन धीरे धीरे उस जैगवार की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ने लगी होती है। लेकिन उस जैगवार ने जस्टिन को कुछ किया नहीं और वो चोरी चुपके वहां से दूर निकल गई। अब आखिरकार ट्रेवल करते हुए वो उस लोकेशन तक पहुंच चुकी थी जहां पर वो सारी कंपनी के ऑफिसर्स थे। ऑफिसर्स उन आदिवासियों को मारते जा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने जस्टिन को देखा तो जस्टिन के पास जो मोबाइल था वो उससे ये दिखाने लगी कि वो सब शूट कर रही है। इसीलिए अब ऑफिसर एकदम से रुक गए और जस्टिन को अपने साथ बुला लिया। बिना देरी किए जस्टिन को रेस्क्यू किया जाता है और उसे हेलीकॉप्टर से घर पहुंचाया जाता है। ऑफिसर्स तो जस्टिन से बार बार पूछते हैं कि कोई और भी वहां पर फंसा है कि नहीं। एंड्रयू वहां पर मौजूद तो था, लेकिन जस्टिन ने ये बोल दिया कि वहां कोई भी नहीं है। इसीलिए अब जस्टिन को सही सलामत अपने घर भेज दिया जाता है। उस मोमेंट के बाद कई ऑफिसर्स जस्टिन से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। जस्टिन ने साफ बता दिया कि प्लेन क्रैश के दौरान वो उस जगह पर मौजूद थे, लेकिन उन्हीं सारे कबीले वालों ने हमें वहां से बाहर निकाला। जस्टिन के बाकी सारे साथी मारे गए। अब जस्टिन के इस तरीके से बयान देने पर सरकार को लगा कि वो कबीले वालों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए कंपनी के पूरे प्रोसेस को ही बंद कर दिया गया। यानी अब उन आदिवासियों के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। अंत में हमें उस अमेज़न फॉरेस्ट की एक सैटेलाइट इमेज दिखाई जाती है, जिसे जूम करने पर पता चला कि उस जगह पर तो एंड्रयू है और एंड्रयू के पूरी बॉडी पर लाल कलर लगाए गए थे, यानी वो जिंदा है और कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ मिल गया है। हमारी ये अनजान कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।